नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवेकनिंग इंडिया। आज बात करेंगे गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग के बारे में। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है और ये वीडियो अपलोड किया है उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय यानी शुल्क विनिमय अधिनियम 2018 के बारे में। ये क्या कहता है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल्स फ्री रेगुलेशंस के एक्ट के बारे में 2018 का ये कानून है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। यह अधिनियम क्या कहता है और किस तरीके से काम करता है। ये नियम केवल उन स्कूलों पर लागू होते हैं जिनकी वार्षिक शुल्क यानी फीस जो है किसी छात्र से 20,000 प्रति वर्ष या उससे अधिक हो। ये एक पेज है इसका आपको समझना होगा टेक्निकल। और प्री प्राइमरी विद्यालयों जैसे नर्सरी या किंडरगार्टन जो सिर्फ प्री प्राइमरी शिक्षा देते हो वे इस अधिनियम की परिधि से बाहर रहेंगे। ये इस नियम के बारे में है। तो मुख्य प्रावधान क्या क्या है, नियम क्या क्या है। शुल्क निर्धारण, फीस जो है फिक्सेशन है। स्व वित्त विद्यालय अपने द्वारा दिए जाने वाले फीस में वृद्धि करने या नया शुल्क निर्धारित करने से पहले कुछ प्रोसेस अपनाएंगे। ये नियम कहता है। शुल्क और फंड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो स्कूलों को अपने वित्तीय लेखे जोखे, संतुलन पत्र, फीस व्यय, अधिकृत शुल्क आदि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। प्रबंधन को फीस बढ़ाने से पहले अभिभावकों को अधिसूचित करना होगा। ये इसके बारे में कानून कहता है। और शुल्क नियंत्रण समितियां या अपीलीय प्राधिकरण क्या कहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम आपसे। तो ये इस तरीके से है। राज्य और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी कैसे काम करती हैं, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, जहां अभिभावक एवं स्कूल प्रबंधन शामिल हो सके, जो फीस संबंधी विवादों पर निपटारा करेंगे। इसी पे पूरी बातचीत करने के लिए मेरे साथ में एक खास पैनल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज गोयल हैं मेरे साथ में, और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में रजनी है जो अपना स्कूल चलाती हैं। उनसे समझेंगे उनको स्कूल चलाने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये कानून है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये कानून है आपका 2018 का और ये पूरी तरीके से योगी सरकार का कानून है। उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल्स यानी फी रेगुलेशन एक्ट 2018। ये अधिनियम अप्रैल 2018 में अध्यादेश के रूप में लागू हुआ था और बाद में विधानसभा पारित होकर अधिनियम बन गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कानून है और ये उन स्कूलों पर लागू होता है जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई आदि से संबंधित है। ये उनके बारे में बात करता है। और ये नियम जो है किन पर उन स्कूलों पर लागू होते हैं जो अपने बच्चों से 20,000 से अधिक की वार्षिक या उससे अधिक फीस ले रहे हों। एनुअल फीस 20,000 रुपए। प्री प्राइमरी विद्यालयों, नर्सरी या किंडरगार्टन जो सिर्फ प्री प्राइमरी शिक्षा देते हो वे इस अधिनियम की परिधि से बाहर। ये सब कुछ है। और मुख्य प्रावधान यानी नियम में क्या क्या बने, ये जैसा कि मैंने आपको बताया। शुल्क निर्धारण, फीस फिक्सेशन यानी कि स्कूल जो विद्यालय के द्वारा लिए जाने वाले फीस में वृद्धि करने से पहले या नया शुल्क निर्धारित करने से पहले कुछ प्रोसेस अपनाएंगे जिसके बारे में सांसद महोदय कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। शुल्क और फंड यानी फी और फंड डिस्क्लोजर, स्कूल को अपने वित्तीय लेखे जोखे, संतुलन पत्र, फीस व्यय, अधिकृत शुल्क आदि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और प्रबंधन को फीस बढ़ाने से पहले अभिभावकों को अधिसूचित करना होगा। ये सारी चीजें हैं। तो नीरज गोयल और रजनी जोशी, आपको मैंने ये बताया, इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी जानकारी होगी। मैं थोड़ा सा आपको जो सांसद महोदय है उनका वीडियो सुना देता हूं, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि what I'm talking about everything and what we are going to discuss about education's level or standard and act about 2018. ये वीडियो है, इसको आप थोड़ा देखिए और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों की फीस को लेकर के हर रोज कोई न कोई खबरें आती रहती हैं। अभिभावकगण बहुत परेशान रहते हैं। इसके लिए योगी सरकार ने 2018 के अंदर एक कानून बनाया था। उस कानून के अंदर विवेचना करने के लिए तत्कालीन मंत्री दिनेश शर्मा जी ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने मेरे को ये काम मॉनिटरिंग के लिए सौंपा भी। उस समय संजय अग्रवाल जी इसके प्रमुख सचिव हुआ करते थे।
तो इस संबंध में मैंने एक ब्रीफ नोट बनाया है और डिटेल में आपको अपना वेबसाइट नंबर दे दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कानून नियमानुसार। जैसे इसमें कोई भी एडमिशन के टाइम पर वन टाइम प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है। बहुत सारे विद्यालयों की ये रिपोर्ट है जो हर साल लेते हैं, ये सरासर गलत है। यदि कोई बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है और 12वीं क्लास तक वहां पढ़ता है तो उसे पूरी 12वीं तक की यात्रा में केवल एक ही दफे प्रवेश शुल्क स्कूल वाले ले सकते हैं। परीक्षा शुल्क को जस्टिफाई करना होगा कि वास्तव में इतना खर्चा है, उससे ज्यादा खर्चा वो लोग नहीं ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है तो ये उन्हें तर्क देना कि खर्चा इतना क्यों है। एक वैकल्पिक शुल्क है जैसे परिवहन, हॉस्टल इत्यादि या टूरिज्म का है। ये सब चीजें लेने का अधिकार सहमति के आधार पर है, जबरदस्ती कोई इसको वसूल नहीं कर सकता। इसी प्रकार से स्टेशनरी, किताबें, ड्रेस अपने विद्यालय से या किसी पर्टिकुलर दुकान से खरीदारी के लिए आपको कोई आदमी मजबूर नहीं कर सकता है। जो फीस है, जो पहले साल फीस ली जा रही है, उसके बाद में जो फीस की बढ़ोतरी होगी वो किसी भी हालत में प्राइस इंडेक्स या 10% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। और वो भी इस आधार पे कि क्या टीचर्स की सैलरी बढ़ाई गई है। जितनी टीचर्स की सैलरी बढ़ाई गई है उतनी ही फीस बढ़ाई जा सकती है, उससे ज्यादा वो फीस नहीं बढ़ा सकते। डोनेशन लेना पूरी तरह से बंद है, ये गैर कानूनी है। और इसमें यदि इसका कोई उल्लंघन करता है, मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है और भी डिटेल में आप देख सकते हैं, तो आप डीएम के यहाँ इसकी शिकायत कर सकते हैं। वहां पर यदि आपकी अब लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है ठीक से या कोई फिर भी कोई शिकायत रह जाती है तो आप अपने स्थानीय विधायकों से या जनप्रतिनिधियों से इस बारे में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और मैंने अभी एक जिला विकास परिषद की बैठक में एक नियम बनवाया है कि इस तरह के सारे नियम हर विद्यालय के बाहर लिखे जाएं। तो इसमें फिर भी कोई आपको सवाल करना है तो आप मेरे ईमेल डाल करके या मेरी वेबसाइट पर डाल करके पूछ सकते हैं। तो लिखित में आप भेजिएगा, लिखित में मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। ये सांसद अतुल गर्ग का कहना है, ये मैंने आपको पूरा सुनवाया है। इसके अंदर मैं रजनी से शुरुआत कर रहा हूँ। रजनी, आप स्कूल चलाती हैं और अपनी संस्था चलाती हैं शिक्षा से शिखर, वसुंधरा में आप काम कर रही हैं, पूरे दिन बच्चों के बीच में रहती हैं आप, और बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए। कैसे देखती हैं, वाकई इसमें कुछ है या इसके पीछे भी आपको कुछ और दिखाई देता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 30 नामी ग्रामी स्कूलों को जो बीएसए हैं ओपी यादव, उन्होंने नोटिस जारी किया है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप क्या देख रही हैं इसके पीछे? जी अजय जी, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि गैर कानूनी की परिभाषा क्या होती है। हमारे चारों तरफ ये बहुत बड़े लेवल पे स्कूल ड्रेस हो, बुक्स हो, एडमिशन फी हो, सब कुछ चल रहा है। तो गैर कानूनी की सबसे पहले मुझे परिभाषा जाननी है। गैर कानूनी का मतलब होता है प्रशासन का भय, जो बिल्कुल भी नहीं है, और धड़ल्ले से शिक्षा का बाजारीकरण चल रहा है और इससे कोई अनभिज्ञ है ही नहीं और सालों से चलता आ रहा है। कमेटियां बनाई गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आज भी मध्यम वर्गीय परिवार मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा है। और मैं स्वयं भी मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। 2012 में मैंने अपनी बेटी को डाला था और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसी अप्रैल शुरू होता था हमें ये टेंशन शुरू हो जाती थी कि नए साल में जाने पे बच्चे कम से कम हमारे पास 80 से 1 लाख रुपए होना चाहिए नई क्लास में बच्चे के एडमिशन के लिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कहाँ नियम बनते हैं और कहाँ नियम लागू होते हैं। धड़ल्ले से बाजारीकरण चल रहा है और उस पे ये कहना कि सारी चीजें ठीक है, मैं बिल्कुल असहमत हूँ इससे। और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से सरकार जनता पे अपना विश्वास कायम कर पाएगी। अपितु
जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, बस मैं समझ गया कि आपको इसके ऊपर संशय है कि स्कूल अपनी मनमानी करते चले आ रहे हैं, करते चले जाएंगे, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। संदीप त्यागी, आप भी अपना स्कूल चलाते हैं, मैं आ रहा हूँ नीरज आपकी तरफ। संदीप त्यागी, आप भी अपना स्कूल चलाते हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो 2018 का एक्ट है योगी सरकार का? फिर सांसद अतुल गर्ग ने भी कहा कि आपका ये अधिकार है, कानून बना हुआ है, आप इसका इस्तेमाल करें, जागरूक बने, डीएम से शिकायत करें, नहीं तो जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद या विधायक, उनसे भी शिकायत आप कर सकते हैं। एक कानून बनने के बाद तो कानून का पालन करना ही होता है, उसमें तो किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और माननीय सांसद महोदय जो कह रहे हैं उस कानून के आलोक में ही सारी बात कह रहे हैं जी। समस्या कहीं और है, और उस पर न तो चर्चा होने को तैयार है, और जो पीड़ित हैं न वो उस दिशा में सोचने को तैयार हैं। अजय जी, पीछे एक बार कई पेरेंट्स एसोसिएशन ने कई विद्यालयों पे धरना दिया, आंदोलन हुआ। मैं विद्यालय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक विद्यालय, बड़ा विद्यालय है, उसके काफी सारे पेरेंट्स के संपर्क में हम आए और मैंने एक बात कही। उन्होंने कहा जी ये इतनी फीस हर बार बढ़ा देते हैं, इतनी पहले से ही इतनी महंगी फीस है। अभी रजनी जी भी जो कह रही हैं वो अपनी जगह पीड़ा है, और वो लगभग हर उस घर की पीड़ा है। मैं एक अगला शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं, सबसे निवेदन है उसको ध्यान से समझ लें। ये जो एजुकेशन में बैनर एडिक्शन हमने जोड़ लिया है समाज ने, ये उसकी कारण ज्यादा पीड़ा है। ठीक है, बच्चा पढ़ेगा कहाँ पढ़ेगा, ये हमारे स्टेटस का विषय ज्यादा हो गया लगता है कई जगह। संदीप, मैं थोड़ा सा कुछ और समझना चाह रहा हूँ कि जो रजनी कह रही है, मैंने अतुल गर्ग का स्टेटमेंट आपको सुनाया पूरा, फिर मैंने 2000 एक्ट भी पढ़ के सुनाया, आपको पूरा बताया कि व्हाट ही दैट इज सेइंग अबाउट एक्ट, है ना, स्कूल एक्ट, और जो पास हुआ, जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट फ्री रेगुलेटरी कमेटी है वो बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभिभावक या स्कूल प्रबंधन कैसे उसमें शामिल हो रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में बहुत सारे स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं या अलग अलग तरह की संगठन हैं, दे आर वर्किंग, लेकिन इसके बावजूद पेरेंट्स आर हेल्पलेस, है ना, इन फ्रंट ऑफ स्कूल्स, मैनेजमेंट या स्कूल्स, और वो सही ढंग से जो है नहीं कर पा रहे। अजय, इसके पीछे जो एक कहानी जो समझ में आती है, जो कह रही है रजनी, जो एक शिक्षा से शिखर तक एनजीओ चलाती हैं, स्कूल भी चलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, और वो कह रही हैं कि नहीं, आपने भी कहा कि समस्या कहीं और है। तो क्या सिर्फ अतुल गर्ग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे, इसके अलावा कुछ और नहीं इसके पीछे? ना, ऐसा नहीं है। एक सांसद के रूप में या एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। उनसे जो भी जाएगा कल आप उसको कुछ और बोलेंगे, आप और हम बोलने लगेंगे। चलिए, मेरे साथ में अमृता सिंह भी जुड़ी हैं। मैं पहले नीरज गोयल से थोड़ा एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। नीरज, क्या सोच रहे हैं आप कि क्या यदि स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या करते हैं तो उन्हें जुर्माना लगाया जा सकता है, या लगातार उल्लंघन पर मान्यता भी रद्द हो सकती है, ये कानून कह रहा है। और सांसद महोदय भी कह रहे हैं कि आपको यदि कुछ ऐसा है तो आइए हमसे बात कीजिए, डीएम से शिकायत कीजिए या सांसद से, विधायक से शिकायत कीजिए, ये आपका अधिकार है, वो कह रहे हैं। तो क्या वाकई पेरेंट्स एसोसिएशन यूजलेस हो गई हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं, अवेयर नहीं कर पा रही हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप बनकर रह गई हैं? क्या ये सिर्फ ब्लैकमेल करती हैं, धरना देती हैं और अलग तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो गई हैं? पेरेंट्स के हित पीछे छूट गए हैं, इसीलिए सांसद को सामने आकर कहना पड़ा कि नहीं, ये कानून है और आपको अवेयर बनना पड़ेगा और आपको सामने आना पड़ेगा? ये रीजन लगता है क्या आपको, या कुछ और है? अजय जी, जो कानून बनाए गए हैं, जो मैं अभी अतुल गर्ग जी का सुन रहा था, वास्तव में बहुत अच्छे कानून है। इससे शिक्षा में जो है राहत मिलेगी। जो गरीब परिवार है या मध्य स्तर का जो परिवार है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाने में राहत मिलेगी। बात नहीं पेरेंट्स एसोसिएशन कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, मैं ये एक नियम है हर स्कूल में, मेरे ख्याल में शायद जैसा मुझे पता है कि हर स्कूल को अपनी एसोसिएशन या पेरेंट्स का एक वो बनाना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि स्कूल के जो प्रधानाचार्य है या प्रबंधक महोदय है, एक फर्जी बना देते हैं
तो पेरेंट्स को यही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि मैं उस एसोसिएशन का सदस्य हूँ, और उसी पे राइट अपना लगे सब अच्छा चल रहा है, सब अपनी रिपोर्ट ये दाखिल कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक। पेरेंट्स एसोसिएशन जो है ऐसे व्यक्ति की बना बननी चाहिए जो अपनी बात को और आवाज को उठा सके, बातचीत कर सके। यदि स्कूल के नियम टूटते हैं तो यदि शिकायत होगी तभी तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करता। ऐसा मैंने अनुभव देखा है, मैं खुद अपने बच्चे पढ़ाए हैं। यदि बच्चे पे यदि किसी टीचर ने गलती कर दी, स्कूल की तरफ से कोई गलती हो रही है, तो हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, आप इसे झेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर दो इस चीज को। सबको डर रहता है अपने अपने बच्चों के भविष्य का। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में शादी और शिक्षा अपने स्तर से ऊंचे का कराना चाहते हैं ताकि अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बने, और उसके लिए बाद में पछताते हैं। माना मैंने अपने बच्चों का एडमिशन डीडीपीएस में करा दिया, तो मुझे शर्म शर्म महसूस होती थी, लोग मुझसे पूछते थे कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, बोले डीडीपीएस में पढ़ते हैं। बड़े देखते थे यार, ये नीरज गोयल पार्षद है और डीडीपीएस में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे जो है खुद पढ़ते हैं, कोई स्कूल नहीं पढ़ाता है, और हमें अपने आप ही तैयारी करनी है, स्कूल को तो तैयारी करनी ही करनी है। दूसरी बात, अभी मैं चिट्ठी लिखूंगा योगी जी को, पूरे उत्तर प्रदेश का एक सिलेबस होनी चाहिए, एक पुस्तक होनी चाहिए पढ़ाई की, दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब क्या है कि स्कूल वालों ने क्या है, वो ये कह तो दिया कि किसी भी दुकान से खरीदो, किसी एक दुकान में निर्धारित नहीं होगी, वो देंगे अपनी जो सिलेबस में लगाई है पुस्तक, वो देंगे ही एक दुकान पे, दूसरी दुकान पे देंगे ही नहीं, तो वो कहाँ से खरीद लेगा बताओ मेरे को। अगर पेरेंट्स को किताब खरीदनी है तो वहीं से तो खरीदेगा जहाँ मिलेगी। उन्होंने दी है रामलाल एंड सन्स को, तो हम ऑनलाइन लाइसेंस से कहाँ से खरीद लेंगे बताया। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। तो इसमें तो कानून अपने अभिभावकों को आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन के जो है सचिन सोनी जी है, बड़ा अनुभव रहा है, इन्होंने बड़ी आवाज उठाई है, तो इनका भी ले लीजिए अपना स्टेटमेंट, क्या कहते हैं ये जी। सचिन, सीधे आपकी तरफ, ओवर टू यू। कैसे देखते हैं आप स्कूलों की मनमानी को लेकर, और जिसपे सांसद महोदय जागरूक कर रहे हैं कि ये आपका अधिकार है, कानून बना हुआ है 2018 का, आप डीएम से शिकायत करें यदि स्कूल मनमानी करता है, चाहे स्कूल की फीस को लेकर हो, या एनुअल फीस को लेकर हो, या स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर हो, बुक्स को लेकर हो, या अलग अलग चीजें हैं। तो क्या वाकई ये प्रैक्टिकली लागू हो पाया, या सिर्फ कानून में दबके रह गया और कुछ हो नहीं पाया? क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं आपने उसके आधार पर? जी नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ जी 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 नमस्कार, आ रही आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, मैं सही बताऊं तो अभी तक जब तक योगी सरकार बनी है तभी पेरेंट्स के लिए कोई एक्ट आ पाया। उससे पहले तो हम लोग वर्षों से लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जितनी राहत पेरेंट्स को मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं मिल पा रही। अब नीरज जी जैसे बहुत सारी चीजें नीरज जी बता रहे थे, मैं जुड़ा था। कहने को सब कुछ है कि आप अभी जैसे योगी जी का, इससे पहले भी एक बयान योगी जी का खुद का आया था कि अधिकारियों के लिए एक टीम उन्होंने बना दी है, वो प्राइवेट स्कूलों पे नजर रखेगी। सांसद जी ने भी बताया कि किस तरीके से आपको शिकायत करनी है, क्या करना है। बात यह कि शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब पेरेंट्स को कोई ऐसा मंच बताया जाए कि जब शिकायत के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो किसके सामने जाना होगा। ये योगी सरकार की इतनी बड़ी मदद जरूर मिली। जब हम लोगों ने एसोसिएशन बनाई थी, हम लोगों ने जब लड़ाई शुरू करी थी, तब उस समय सारे राजनेता, सारे अधिकारी केवल ये कहते थे कि सीबीएसई बोर्ड स्कूल, मतलब जो भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, हमारी पकड़ से बाहर, हम लोग हमारी अप्रोच में नहीं है। तब हम लोगों ने चूंकि आरटीआई लगा के हम लोगों ने काम कर रखा था, पेरेंट्स अपने निजी स्तर से जो कागज निकाल रखे थे उन सब में ये था कि यूपी स्टेट एनओसी जारी करती थी, और वो उनके एनओसी के अंदर ये लिखा था कि एक सरकारी स्तर के अधिकारी इसका पदेन सदस्य होगा। तब हम लोगों ने उनको बताने का काम शुरू करा, तो ये स्थिति बन गई कि लोगों को, जो सरकारी अधिकारी थे, वो उन स्कूलों में जाने लगे जिनको कि दरवाजे पे नहीं खड़ा होने दिया जाता था। उसके बाद जो और फीस निर्धारण एक्ट बना, उसमें भी जो अधिकारी है उनको काफी मदद मिली है। लेकिन इसके बाद भी जो पेरेंट्स है आज की डेट में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि
होता क्या है कि जब जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होता है, कोई भी पेरेंट उस स्कूल में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसको लगता है कि भाई बच्चा तुम्हारा यहाँ पढ़ रहा है और इसका भविष्य में तो सीधे सीधे धमकी देते हैं कि भाई आप ठीक है कर लो जो करना है, बच्चा तो 8 घंटे हमारे साथ ही रहेगा, 5 घंटे हमारे साथ ही रहेगा, हम देखेंगे इसको क्या करना। बच्चों को लाइब्रेरी रूम में बिठा देते थे, बच्चों को बाहर बरामदे में बिठा देते थे, ये अभी तक चलता आ रहा था। मान लो किसी स्कूल की ऐसी शिकायत मिलती है तो उसके लिए कहाँ जाए पेरेंट्स अपनी शिकायत करने के लिए, उसको कौन सा मंच मिलेगा? सही बात। ये एक बहुत बड़ा सीरियस मामला है कि यदि बच्चा तो स्कूल के अंदर है और पेरेंट्स डरे हुए रहते हैं कि उसके बच्चे के साथ में मिसबिहेव हो सकता है, मेंटल हैरेसमेंट बच्चे का हो सकता है, जिसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत खराब हो सकते हैं। ये सारी चीजें, कानून है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीजें हैं। तो स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कानून तो है, लेकिन कानून का पालन करवाने के लिए जो बॉडी बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, वो कितनी सक्षम, वो कितनी ताकतवर है उनके सामने। रजनी, आपको ये पूरी बातें सुनने में लगता है कि हाँ कुछ कामयाबी मिल पाएगी क्या? पेरेंट्स इस डर से बाहर निकल पाएंगे? आप भी पेरेंट्स हैं, तो लगता है कि हाँ लड़ाई लड़ पाएंगे आप? या इसीलिए मैंने पूछा, क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, जनहित या जनहितैषी दिखाने की? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो वो चीजें दिखाई देती नहीं स्कूलों के खिलाफ। ये तो बहुत सारे लोग स्कूल है, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जिनके अलग अलग स्कूलों में शेयर भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी है और स्कूल भी चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बिना नाम लिए बता रहा हूं। अजय जी, मैंने आपको पहले भी कहा, वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि शिक्षा का बाजारीकरण शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, वो इसीलिए इस्तेमाल किया, जो बात आप कह रहे हैं कि मिली जुली जैसे सरकार होती है वैसे मिला जुला असर है और स्कूलों को चलाया जा रहा है। अब वो जो फंड सारा स्कूल खोलने में लगता है, उसकी उगाही कहाँ से होगी? पेरेंट्स से होगी। पेरेंट्स की कौन सुनेगा? सुनने वाला कोई नहीं है, नाम के लिए कमेटियां बना दी जाती है। अगर आपको कार्रवाई करवानी ही है या फिर दिखाना है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तो अभिभावकों को, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता जो उस क्षमता का हो, इनके आगे बातों को रखिए। बात विचार स्कूल के हों, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी होती है कि अभिभावक और स्कूल के बीच में तालमेल बना रहे ताकि घर की बात घर पर ही रहे। मगर दूर दूर तक कहीं अभिभावकों को पता ही नहीं लगता कि हाँ पेरेंट्स की कोई कमेटी बनी है, और हर माँ बाप डरते हैं कि कहीं मेरी छोटी गलती से मेरे बच्चे का स्कूल में मानसिक उत्पीड़न ना हो जाए, हमारा जो हुआ हमारे बच्चे का आगे भविष्य अंधकार में ना डूब जाए। ये विश्वास जिस दिन अभिभावक को सरकार पे आ जाएगा, उस दिन इस कथनी और करनी दोनों का अंतर खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जितना भी जैसे चल रहा है कि या फीस नियंत्रण या सरकारी स्कूलों की या सरकार को स्कूलों पर ऑडिट भी करवा लेना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं नीरज, क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है या वास्तविक जो है ये एक सुधार के बारे में बात कर रहे हैं अतुल गर्ग? थोड़ा मैं जोड़ के देख रहा हूं उसको मैं। अजय जी, मुझे नहीं लगता कि ये चुनावी मुद्दा है, ये वास्तविकता का मामला है, और वास्तविकता को देखते हुए और जो है सभी अभिभावकों को राहत मिल जाए, बच्चों को राहत मिल जाए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और अगर कानून बना है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, इस पर अमल भी होगा, धीरे धीरे वो भी अमल भी होगा। अब पहले कानून बना है, ये सबसे बड़ी बात है, उसके बाद जो है अमल होगा, ये और बड़ी बात होने जा रही है और होगा। ऐसा नहीं है, आप लोग भी अपना अवेयरनेस करें, हम भी अवेयरनेस करते हैं, काम होगा, ऐसा नहीं है। कानूनी इसके अंदर कोई राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है, मैं नहीं मानता सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है ये। ठीक है सचिन सोनी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यदि शिकायत करते हैं तो उसके बाद क्या प्रावधान है, कैसे क्या होगा, जिसके बारे में सांसद महोदय ने अपने वीडियो में नहीं कहा। सिर्फ कहा शिकायत कीजिए, हम सुनेंगे। शिकायतें तो बहुत समय से आ रही हैं, बहुत सारी शिकायतें होंगी, वो पेरेंट्स एसोसिएशन को बुला लेते, बातचीत कर लेते, या सीधे क्या सरकार को कुछ और भी करना चाहिए? आपको सुझाव मांग रहा हूं मैं आपसे कि क्या सरकार को कुछ और भी करना चाहिए?
सचिन सोनी, क्या सरकार को कुछ और भी करना जी चाहिए जी, क्या? सरकार बहुत कुछ कर चुकी है, और लेकिन सही सही बात है कि सरकार जो कानून बनाती है उसको अधिकारी उसको अमल में नहीं लाते। जब फीस निर्धारण कानून बनाया था तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटी बननी थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी अगर कोई डिसीजन नहीं लेती तो उसके लिए फिर आपको जाना था अपीलेट में। अपीलेट जब तक कानून बना था तो अपीलेट जो उसका गठन नहीं हुआ था, तो इसलिए स्टेट लेवल पर थी। हम लोगों ने लड़ाई लगी, हम उसको कमिश्नर लेवल पे लेके आए, लेकिन हकीकत यह है कि वो जानकारी में कमिश्नर की भी नहीं है और जिलाधिकारी की भी नहीं है कि उनका काम क्या है। यानी हमें तो लगता है कि अधिकार जो जागरूकता जो है पेरेंट्स से पहले अधिकारियों की जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जो स्कूल वाले हैं वो लोग इतने मजबूत होते हैं कि जो वास्तविकताओं को जमीन पर आने ही नहीं देते। तो अधिकारियों को कम से कम उनकी उनको जो एक्ट बना उसके बारे में बताया जाए कि उनको कि वो लोग क्या क्या मदद कर सकते हैं, पेरेंट्स की वो क्या मदद कर सकते हैं स्कूल वालों की, और उनके अधिकार क्या है, सबसे पहले उनको जानना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर बीपी त्यागी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। डॉक्टर बीपी त्यागी, उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल्स जो रेगुलेशन एक्ट है 2018 वो लागू है, और ये 2018 अप्रैल में जो अध्यादेश के रूप में लागू हुआ था, बाद में विधानसभा में पारित होकर एक अधिनियम बन गया। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, कुछ अलग हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई से जितने भी सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं ये उनके ऊपर लागू होगा, और जिन स्कूलों की बच्चों की जो फीस है सालाना 20,000 है या 20,000 से अधिक है, ये उसके ऊपर लागू होगा। और इसके अंदर प्री प्राइमरी या नर्सरी किंडरगार्टन स्कूलों को अलग रखा गया था। ये इसका एक एरिया था जहां पर ये सारी चीजें थी। नियम फिक्सेशंस, यानी कि फी जो फिक्सेशंस है, विद्यालय अपने द्वारा लिए जाने वाले फीस में वृद्धि करने या नया शुल्क निर्धारित करने से पहले कुछ प्रोसेस अपनाएंगे। कुछ प्रोसेस, ये बड़ा एक खतरनाक शब्द मुझे लगता है, कुछ प्रोसेस अपनाएंगे, जहां पर ये सारा खेल चलता होगा कुछ प्रोसेस वाला। फी और फंड डिस्क्लोजर, यदि संतुलन पत्र, फीस, व्यय, अधिकृत शुल्क आदि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सार्वजनिक मतलब क्या है? क्या स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी या अखबार में छापनी होगी? इसके के बारे में कुछ भी नहीं है। और मैनेजमेंट को फीस बढ़ाने से पहले अभिभावकों को सूचित करना होगा। तो कितनी, वो एक फीस सर्कुलर डायरी में लिख के भेज देते होंगे कि हम आप फीस बढ़ा रहे हैं, आ जाइए। और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की, जो सचिन जैसे बात कर रहे थे, फी रेगुलेटरी कमेटीज हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट शामिल होते हैं और फीस संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। आपको लगता है ये कारगर हुए अभी तक जितनी चीजें हुई हैं? रजनी जोशी तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, वो कह रही है ये सब बेकार है, कुछ नहीं है। पेरेंट्स डरे हुए हैं, सचिन सोनी भी कह रहे हैं पेरेंट्स डरे हुए हैं। वो डरते हैं कि अगर बच्चे को बैठा दिया क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, बाहर फीस जमा ना होने पे या विरोध करने पर बच्चे का मेंटल हैरेसमेंट हो जाता है, और यदि शिकायत करते हैं तो शिकायत करने के बाद क्या एक्शन होगा? आप कैसे देखिए अजय जी, ये जितने भी भाजपा के नेता हैं, जैसे माननीय एमपी ने इस पे कोई अपना वीडियो बनाया है, तो अब तो ये हाउस टैक्स में जब से वो आए थे, मिनट्स आए थे इनके सामने, उसमें माननीय एमपी भी थे, मंत्री साहब भी थे, एमएलए भी थे, उसके बावजूद भी जब कुछ टैक्स में कोई वो स्टेटस को होना था वो नहीं हुआ और 4 गुना बढ़ के आया, तो मेरा तो इन लोगों से विश्वास उठ चुका है। ये कोई भी इस तरह के मीडिया में डालें, अपने कोई भी वर्डिक्ट दें, जब तक जमीनी उस पर लागू नहीं होगा हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख चुके हैं। हम यहाँ गाजियाबाद के सदन में सारे लोग खड़े हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि अब टैक्स नहीं बढ़ेगा, अब टैक्स नहीं बढ़ेगा, और हमारे जो पार्षद हैं वही धरने पे बैठते हैं कि वो टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है, टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है। सीएम साहब आते हैं तो इन्हीं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो स्कीम किसी ने भी बनाई हो, सीएम साहब ने बनाई हो, पीएम साहब ने बनाई हो, स्कीम बहुत बनती है। स्कीम एक ट्यूबरकुलोसिस पे भी बनी है कि 25 तक टीबी खत्म हो जाएगी, 3 महीने बचे हैं, आप देख लेना कितनी टीबी खत्म हो गई है। तो स्कीम्स की बात नहीं है, धरातल पे क्या है, बात ये है। तो धरातल पे मैं ये समझता हूं कि कोई चीज धरातल पे नहीं आती नजर आ रही है। जो ये है जीएसटी, उसको क्यों कम करना पड़ा?
उसके पीछे क्या कारण आया निकल के। अब वो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बुला रही हैं, फिर से उस पे एमआरपी डलवा रही हैं, कंपनीज का काम बढ़ गया, हमारा काम बढ़ गया, हम डॉक्टर्स का काम बढ़ गया। और अगर उसमें ऐसी ही खामी थी तो पहले से लागू क्यों किया? 8 साल तक क्यों लेते रहे? मुझे, अगर ये मेरी पर्सनल राय है, किसी और जो लोग हैं उनकी हो या ना हो, मुझे तो विश्वास नहीं है। जब तक धरातल पे कोई चीज नहीं आएगी मुझे विश्वास नहीं होगा। आयुष्मान योजना के लिए मैं 20 बार अप्लाई कर चुका हूँ, आयुष्मान मेरे पास तक अभी तक नहीं आया, अखबारों ने भी निकाल दिया। तो वो हमें पता लगा था कि वो 50 करोड़ लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। अब पता लगता है कि जो 70 साल से ऊपर हैं वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ ऐसा पता लग रहा है कि जिसके घर में 8 बच्चे हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो चीजें सब हो रही हैं ये बिल्कुल एकदम ट्रम्प स्टाइल में हो रही है कि आज उसने एक्स पे कुछ लिख दिया, कल कुछ लिख दिया और उसकी मजाक बन जाती है। हमारे इनकी मजाक बनती है नहीं बनती है वो तो पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो एंटी ना बोल सकते हों, पर मुझे तो इस बात की भी कोई चिंता नहीं है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जो काम होगा उसकी तारीफ करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे वो नहीं हो रहा है। तो ये मुझे होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है। मेरे साथ में सचिन सोनी के साथ शिवानी जैन जुड़ी हुई है। शिवानी से भी मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि आप एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं और अक्सर टीवी चैनल्स में भी आप इस बारे में बातचीत करती हुई दिखाई देती हैं आप मुखरता के साथ में, और एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। आप कैसे देख रही हैं सांसद अतुल गर्ग के इस स्टेटमेंट को? वाकई आपको उसमें कुछ दिखाई दे रहा है या ये भी सिर्फ पूरी एक राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? डॉक्टर बीपी त्यागी तो पूरी तरीके से नाखुश है इसको लेकर, कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीएसटी की जो जिक्र किया उसमें बता दूं मैं आपको 127 लाख करोड़ रुपया 8 साल में इकट्ठा किया गया और 64% उन लोगों से लिया गया जो मध्यम वर्गीय गरीब लोग नीचे से आते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनसे 3% के आसपास लिया गया था। जी शिवानी। नमस्कार अजय जी। आज का जो आपने टॉपिक लिया है वो बहुत ही बेहतरीन है, और जहां तक आप बात करते हैं अतुल गर्ग जी के बयान के बारे में, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने पूरी तरह से एक्ट को पढ़ा नहीं है और उनको पूरी जानकारी नहीं है। जितना उन्हें बताया गया है उतना ही उन्होंने बयान दिया है, जबकि जब 2018 में ये एक्ट प्रोसेस में आया था, इसमें डीएफआरसी की गाजियाबाद की मैं मेंबर भी बनी थी पेरेंट्स की तरफ से, और लगभग 19 स्कूलों में हमने कार्रवाई करी हुई थी जिसमें करोड़ों का सरप्लस निकला था। लेकिन उसके बाद डीएफआरसी चेंज होने के बाद अभी तक ये नहीं पता चला जो करोड़ों का सरप्लस स्कूलों से निकल रहा था वो वसूल हुए गए हैं या नहीं हुए हैं। और उसके बाद से कमेटी जो है 2019 से बिल्कुल ठप बैठी है, कोई काम नहीं कर रही है। कितने केसेस आए हैं डीएफआरसी की कमेटी के पास गाजियाबाद में, लेकिन एक भी इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया। पेरेंट्स 10 बारी धक्के खा के उसके बाद वो भी कब तक अपना कामकाज छोड़ के जो है अपनी नौकरी को छोड़कर जो है सिर्फ डीएम के चक्कर लगाएंगे या फिर डीआईओएस के चक्कर लगा सकते हैं, या आप भी समझ सकते हैं कि रोजी रोटी होगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। अब इस एक्ट की अगर हम बात करें तो एक्ट में काफी हद तक चीजें बहुत क्लियर है कि कोई भी स्कूल जो है वो सेशन स्टार्ट होने के 3 महीने पहले वो अप्रूवल लेगा डीएफआरसी कमेटी से कि उसको फीस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, और अगर बढ़ानी है तो किन कारणों से बढ़ानी है। क्या जो अभी तक एग्जिस्टिंग खर्चे जो उसके हैं वो इस फीस में नहीं पूरे हो रहे हैं तो उन्हें कितनी बढ़ाने की जरूरत है। और उसमें भी बढ़ाने के सिर्फ 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं उस लॉ में जो एक्ट बना था। एक था आपका सीपीआई प्लस 10% और दूसरा था जो टीचर सैलरी रेशियो है सिर्फ उसके हिसाब से, और इन दोनों में से जो कम होगा वही सिर्फ लिया जाएगा, उस हिसाब से फीस को बढ़ाया जाएगा। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि टीचर्स उन्हीं टीचर्स की सैलरी बढ़ सकती है जो कि परमानेंट होती है, और परमानेंट कितनी स्कूल की टीचर्स होती है हम सब जानते हैं। ये लोग एडॉक बेसिस पे टीचर्स को लाते हैं, सस्ते में लाते हैं और उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ाते हैं। अगर 25,000 पे साइन करवाते हैं तो
तो 15,000 उनके हाथ में दिए जाते हैं। ऐसे केसेस में जो ऑडिट हो रहा है, ऑडिट किस हिसाब से हो रहा है और डीएफआरसी उस पर काम क्यों नहीं कर रही है, ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और जो खर्चे वो बढ़ा रहे हैं वो खर्चे कितने बढ़ रहे हैं इस पे भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जबकि एक्ट में क्लियरली लिखा गया था कि आप जो परमिशन लेंगे डीएफआरसी से, आपकी फीस बढ़ी हुई की, उस परमिशन को जो है आपने नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना है हर स्कूल को, तो ताकि पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि डीएफआरसी ने इसकी ये फीस डिसाइड की थी। आप अगर देखेंगे किसी भी स्कूल पे कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा होता है, किसी डीएफआरसी कमेटी के मेंबर का कोई मेल आईडी या फोटो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दी होती है कि अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करे, किनके समक्ष अपनी प्रॉब्लम्स को रखे जाए। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे प्रशासनिक स्तर पे है कि जो यहाँ की खामियां है, प्रशासन चाहे तो उसको दूर कर सकता है, वो चाहे तो स्कूलों की फीस पे लगाम लग सकती है, वो चाहे तो पेरेंट्स को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इच्छा शक्ति की बात हो रही है। इनमें बिल्कुल भी इच्छा शक्ति नहीं है। अधिकारी जो है कोई काम करने को ढंग से तैयार नहीं है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो डीएम हो। आप पूछिए उनसे कि अभी तक 2019 से कितने स्कूलों में डीएफआरसी ने कार्रवाई की है या कितने केसेस उनके पास आए हैं, तो आपके समक्ष सारी जो है वो आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करें ये समझना आप अपने आप में देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने पूरी पिक्चर को क्लियर कर दिया है शिवानी। रजनी, लास्ट सवाल है मेरा आपसे इस शो का। जिस तरीके से शिवानी ने कहा कि सांसद अतुल गर्ग को, यानी कि मैं जो समझ पाया कि अतुल गर्ग को पेरेंट्स की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन को नसीहत देनी चाहिए थी, उनको इंस्ट्रक्शन देने चाहिए थे जिससे कि पेरेंट्स को राहत मिलती, ना कि पेरेंट्स को ही कहना कि आप ऐसा कर लीजिए, शिकायत लेके हमारे पास आइए। ये तो एक तरीके से उनको घुमाने वाली बात हो गई। आप सहमत हैं इससे? अजय जी, मैं अभी शिवानी जी को सुन रही थी और लगातार हम लोगों ने साथ मिलके भी काम किया है और वो आइडल है मेरी। मैं इस पर शब्दों में आज क्या, मैं हमेशा कहती रहूंगी, वो आइडल है। उनसे मैंने हिम्मत सीखी, हौसला सीखा और काम करने का तरीका सीखा है। तो मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ और वही चीज मैं भी रिपीट कर रही हूँ कि 2019 में जब डीएफआरसी ने उनको मेंबर बनाया था तो क्या वो डर गई थी शिवानी जी से, जो उन्होंने वो कमेटी भंग की और आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि शिवानी जी को दोबारा लेके आए? किसका डर है? मुझे लगता है ये जो गैर कानूनी शब्द है ना अजय जी, ये नेताओं और प्रशासन पर भी लागू होना चाहिए कि उनकी लापरवाही के लिए उन्हें क्या सजा दी जाए। और कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही सर्वमान्य होती है, तो जनता की पुकार यही है कि कड़े कानूनों को सिर्फ कागज पे लागू ना किया जाए, इसे जमीनी स्तर पे उतारा जाए और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास आप तभी जीतेंगे जब आप जनता के हितों के लिए काम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच रजनी जोशी, संदीप त्यागी रस्म, पार्षद नीरज गोयल और शिवानी जैन, सचिन सोनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम छोड़े जा रहे हैं आपको बहुत सारे सवालों के साथ में कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और जो हमारा एक्ट है वो क्या है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सांसद अतुल गर्ग ने जो अपील की है उसके मायने क्या है, उसको थोड़ा सा डिकोड करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। इसके पीछे की आखिरकार कहानी है क्या, वाकई वो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अलग तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं, या इसके पीछे का कोई और अलग पॉलिटिकल मोटिव है, ये आपको सोचना है, समझना है। क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इतना जरूर है, शिवानी जैन से बात करके समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त और डिसिप्लिन में लेकर आना बहुत जरूरी है, जिससे कि पेरेंट्स को राहत मिले और आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप अवेकनिंग इंडिया।